Good morning, students. As you all know that we have winded up with the first chapter. क्या था हमारा first chapter? Challenges in national building. We will be starting our second chapter today. Our second chapter is era of one party डोमिनेंस। ये है हमारे चैप्टर सेकंड का नाम। कोरिलेट करेंगे हम इसे फर्स्ट चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर में हमने एक प्रॉब्लम पढ़ी थी, शेप ऑफ नेशन ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड किस तरह से किया था। दूसरी प्रॉब्लम हमने पढ़ी थी एस्टेब्लिशिंग डेमोक्रेसी। इस पूरे चैप्टर में हम हाउ वी हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ओवरव्यू देखेंगे हमारे चैप्टर का कि क्या है, किन किन सब बातों के बारे में हमारा चैप्टर जो है वो बात कर रहा है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं चैलेंजिंग ऑफ नेशनल बिल्डिंग से ही। द चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग डेमोक्रेसी, हम डेमोक्रेसी ऐड कर देंगे उसमें क्योंकि हम एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। देखो, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज सेटेड अप इन जनवरी 1950। सुकुमार सेन जो हैं ही वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि भाई इलेक्शन कराए जाए। इलेक्शन होंगे तभी तो डेमोक्रेसी होगी। इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी ये दोनों चीजें क्या है, पूरक है एक दूसरे की। दे आर कोरिलेटेड विद ईच अदर। वी कैन नॉट इमेजिन डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन एंड इलेक्शन विदाउट डेमोक्रेसी, है ना। तो दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी है इनकी। सो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए था, एक इलेक्शन कमीशन चाहिए था जो कि 1950 में बनाया गया सुकुमार सेन जी की अध्यक्षता में। अब इंडियाज वास्ट साइज, लो लिटरेसी रेट, दे आर सम चैलेंजेस जो कि विच वी हैव होल्ड इन जनरल इलेक्शन, फर्स्ट जनरल इलेक्शन में 1952 में। Despite these challenges, the election were held successfully in 1952. अब हम देखते हैं 47 अगस्त में we were independent, 50 में we have established our election commission और 52 में जाकर 2 साल बाद जाकर हम इलेक्शन को करा पाए आफ्टर पोस्टपोनिंग them thrice। बहुत सारे रीजंस थे इसके पीछे। सबसे पहला तो था इंडिया का इतना वास्ट साइज, सेकेंड लिटरेसी रेट बहुत कम था। हमारे 95% पीपल वर इलिटरेट, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। पढ़ना लिखना नहीं आता था इससे क्या है, इंटेलेक्चुअलिटी नहीं थी उनके अंदर, सब उनको प्रोसीजिंग समझने की कैपेबिलिटी उनके अंदर नहीं थी। फिर पूरा इलेक्शन कमीशन ने कैसे काम किया, कैसे वो बना, कैसे कैसे काम उसने किया, वो दैट भी आई विल बी प्रोवाइडिंग यू इन अ स्पेसिफिक वीडियो। तो अभी हम सिर्फ इतना देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने 2 साल में सारा खांचा तैयार किया और हमारा देश जो है 1952 के इलेक्शन के लिए तैयार हो गया और हमारा फर्स्ट जनरल इलेक्शन वॉज बीइंग हेल्ड सक्सेसफुली। अब एक चीज और थी, नाउ ग्रेजुअली द वोटिंग मेथड्स ऑल्सो चेंज। इन फर्स्ट जनरल इलेक्शन इट वॉज डिसाइडेड to place inside each polling booth a booth, हर बूथ के अंदर एक सेपरेट बॉक्स रखा जाएगा फॉर ईच कैंडिडेट, है ना, विद द इलेक्शन सिंबल ऑफ दैट कैंडिडेट। सपोज 4 कैंडिडेट हैं फर्स्ट जनरल इलेक्शन में, 4 कैंडिडेट हैं, एक का सिंबल है प्लस, एक का माइनस, एक का परसेंटेज, एक का डिवाइड। तो 4 बॉक्स लगेंगे, 1 2 3 4। सो जिसको जो बैलेट पेपर, जिसको वोट देना है वो अपना बैलेट पेपर उस पर स्पेसिफिक उसमें डाल देगा। तो पहला जो हमारा है वो ऐसे ही हुआ।
नाउ इन 2004 the entire country had shifted to EVM, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये प्रोसीजर कैसे हुआ ये भी हम अपनी उसमें इलेक्शन कमीशन वाली वीडियो में पढ़ेंगे। अब हम तीसरी जो चीज़ हम इस चैप्टर में बात करेंगे वो हम करेंगे फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस। हमारे जो पहले 3 जनरल इलेक्शंस हुए उनके बारे में हम बात करेंगे। देखो मोटा मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो द कांग्रेस डोमिनेटेड इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस। It had many popular faces like Jawaharlal Nehru, C. Rajagopalachari, Vallabh Bhai Patel and many more, है ना। They were having a charismatic बड़ा ही चमत्कारिक व्यक्तित्व था उनका, and they all were very popular leaders। ये एक रीज़न था। Congress worked at upper levels as well as ground root levels। अब Congress was popularized due to the participation in civil disobedience movement। In Kerala, in 1957, the Communist Party came to power in the world for the first time through democratic elections। ये सारे मेन पॉइंट्स थे जो हमारे फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस में हुए। This was the first state where non-Congress government was formed after independence। कम्युनिस्ट लोग जो हैं पहली बार गवर्नमेंट फॉर्म कर पाए थे और फर्स्ट जनरल इलेक्शन में पहली बार कांग्रेस के अलावा और कोई जो है वो इन सारी चीज़ों को बना के वो फॉर्म करते हुए अपनी जो गवर्नमेंट है उसको फॉर्म कर पाए थे। इसके बाद हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे नेचर क्या है, कांग्रेस डोमिनेंस का नेचर क्या रहा, किस तरह से करा उन्होंने। द डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी वॉज इन अ डेमोक्रेटिक कंडीशन। ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द वे जाकर उन्होंने कोई काम किया, नहीं ऐसा नहीं है। The roots of extraordinary success of the Congress Party go back in their freedom struggle। अब बिफोर इंडिपेंडेंस अगर हम बात करते हैं तो बिफोर इंडिपेंडेंस कांग्रेस वॉज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी। एट दैट टाइम कांग्रेस वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन। कांग्रेस वो ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि काम कर रही थी, किसके लिए काम कर रही थी, इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए। तो जो हालांकि व्हेन कांग्रेस वाज बीइंग एस्टेब्लिश्ड एट दैट टाइम ओनली ये फिक्स कर लिया गया था कि व्हेनेवर वी आर गेटिंग इंडिपेंडेंस कांग्रेस को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। लेकिन और ऐसा ये प्रस्ताव भी रखा गया था अपने मोहनदास करमचंद गांधी, फादर ऑफ द नेशन, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था जीतने के बाद, हमारे को फ्रीडम मिलने के बाद, कि आप कांग्रेस को डिसॉल्व कर देना चाहिए क्योंकि अभी कांग्रेस का कोई ब्रिटिश नहीं रहा है। हमने तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। लेकिन पंडित नेहरू नहीं चाहते थे, उनका स्टेटमेंट ये था कि अभी तो पेड़ बढ़ा हुआ है, फल खाने का जब टाइम आया है तो पेड़ को कैसे काटते हैं। वो बहुत इंटेलेक्चुअल और आगे तक की सोचने वाले लीडर थे जिन्होंने कि क्या करा, जिन्होंने कि समझ लिया कि अगर कांग्रेस मेंटेन रहेगी तो आगे चल के हम लोग बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो इसीलिए कांग्रेस के लोगों को, हमारी 95% जनता इलिटरेट है, वो लोग क्या कंसिडर करते हैं, वो उनको स्वतंत्रता सेनानी के रूप में देते हैं, फ्रीडम फाइटर्स के रूप में देखते हैं और उसी रूप में उनकी इज्जत करते हैं। और वो सारे लीडर्स कांग्रेस में थे, तो कांग्रेस के डोमिनेंस का एक रीज़न ये भी रहा था। द कांग्रेस जो है इट ब्रॉट टुगेदर डाइवर्स ग्रुप्स whose interaction were often contradictory। बहुत सारे लोग थे, हर फाइनेंशियल अमीर भी था, गरीब भी था, किसान भी था, सैनिक भी था, हर कोई था कांग्रेस के अंदर। तो डाइवर्स लोगों के ओपिनियंस जो है वो लेके आते थे कांग्रेस वाले। बाय द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द कांग्रेस वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ रेनबो लाइक सोशल कोलिशन, broadly representing India's diversity in terms of class and caste, religion and language and various interests। अब हर कास्ट वाला, हर इकोनॉमिक स्टेटस वाला, हर आइडियोलॉजी वाला इंसान कांग्रेस में प्रेजेंट है। तो ये सारी चीज़ें जब एक साथ मिलकर काम करने लगी तो कांग्रेस की जो काम करने की शैली थी वो बहुत प्रभावशाली हुई। अब दिस कोलिशन like character of Congress gave it an unusual strength। दूसरी पॉलिटिकल पार्टी वाले कोई एजेंडा को लेके आते हैं उससे पहले कांग्रेस उसका जो आंसर है या जो भी है प्रेजेंट ऑलरेडी
ऑलरेडी प्रेजेंट कर देती थी। ज़्यादा ऑर्गेनाइजली ये लोग काम कर रहे थे इतने सालों से, तो उन्हें पता था कि पार्टी में कैसे काम किया जाता है। ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ेंगे आगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे, टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्शंस। ये कैसे कांग्रेस ने किया, बहुत इस पे बहुत बार क्वेश्चन भी आता है। देखो, ग्रुप्स विद इन पार्टी विद डाइवर्स आइडियोलॉजीज आर कॉल्ड फैक्शंस। एक ही इनमें है, लेकिन हमारी चीज़ों के बारे में थिंकिंग अलग अलग है। Some of these factions were based on ideological consideration, but very often these factions were rooted in personal ambition and rivalries, जो कि कांग्रेस में बहुत ज़्यादा। और आगे चल के जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि यही कांग्रेस के पतन का कारण भी बना। इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि जो द कोलिशन नेचर ऑफ कांग्रेस पार्टी, इट टॉलरेटेड एंड इन फैक्ट एनकरेज्ड वेरियस फैक्शंस, कि जो हमने कहा एक आइडियोलॉजिकल कोलिशन जो बना दिया कांग्रेस ने, वो एक रीजन रहा पार्टी को फैक्शंस में बांटने का भी। सी एवरी साइड हैज टू कोइंस। जिस चीज़ का पॉजिटिव इफेक्ट भी पड़ा, उसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी थे जो पॉलिटिकल पार्टी एज ए पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस को देखने को मिले। ये तो थी कांग्रेस की बात। इसके अलावा इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, क्योंकि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया था, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने मल्टी पार्टी सिस्टम को ऑप्ट किया था। अब जो चाहे अपनी खुद की पार्टी बना सकता है, हालांकि कुछ बेसिक नॉर्म्स उसके लिए सेटअप किए गए थे। अब जहां पर हम देखते हैं फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस में इंडियन पॉलिटिक्स पर कांग्रेस का कब्जा रहा, उधर ही हम ये देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि इंडिया की पॉलिटिकल ग्रोथ रुक गई। ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं था कि कांग्रेस के झंडे के तले सब कुछ खत्म होकर रह गया। नो, ऐसा नहीं हुआ। देयर वर वेरियस पार्टीज जो कि बाहर निकल के आ रही थी, अपने ग्रुप्स के साथ आ रही थी। अब इनमें से बहुत सारी ऐसी थी जो विद इन द कांग्रेस टूट के बाहर आ रही थी। जो पहले कांग्रेस में थे वही डिफरेंट आइडियोलॉजी को लेके अपनी अलग पार्टी बना रहे थे। ऐसा भी हमें देखने को मिलता है। तो कांग्रेस के बढ़त के साथ साथ हम देखते हैं देयर वर इमर्जेंस ऑफ मेनी अपोजिशन पार्टीज टू। ये भी कांग्रेस को देखने को मिलता है। द रूट एट ऑलमोस्ट ऑफ द नॉन कांग्रेस पार्टीज ऑफ टुडे कैन बी ट्रेस्ड टू वन और द अदर अपोजिंग पार्टीज ऑफ 1950s. These opposition parties offered a sustained and often principled criticism of the policies and practice of the Congress party. एक चीज को और समझो, देखो, जो पार्टी सत्ता में है, जो पार्टी पावर में है, वो तो अपना काम कर ही रही है। अपोजिशन ऐसा नहीं है, जो अपोजिशन में बैठे हैं, जो नहीं जीते हैं, उनके भी कुछ दायित्व होते हैं, उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। They are there to keep an eye on the government policies, government work, and to criticize them on regular basis on the part of their policies. ऐसा क्यों जरूरी है? Because देखो, if they people will be keeping an eye on the government, तो गवर्नमेंट को ही पता चलता रहेगा कि where they are lagging behind. वो कौन सी जगह है जहां पर वो काम नहीं कर पा रहे हैं और वो और मेहनत से काम करेंगे। बहुत सारी चीजें हम देखते हैं हमारी नजर से बच जाती है ना। तो अब जो अपोजिशन है उसका तो काम ही है ये पता करना कि भैया हम कहाँ ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो अपोजिशन पार्टीज की इंपॉर्टेंस और एक स्ट्रांग अपोजिशन डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। नाउ अब क्या होता है, this kept the ruling party under check and often changed the balance of power within the Congress. तो वो बहुत सारी पार्टीज निकल कर रही है। हम कुछ मेन पार्टीज का डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। सोशलिस्ट पार्टी है, उसका डिस्कशन हम करेंगे यहाँ पे। कम्युनिस्ट पार्टी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। बीजेपी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। स्वतंत्रता पार्टी है हमारी, उसके बारे में हम बात करेंगे। समाजवादी पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी आगे चल के बहुत सारे टुकड़ों में बट गई। वो उनका जो फ्रैक्शन है
उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सारी चीज़ें कैसे भी, इन सब के बारे में इस पूरे चैप्टर में हम बात करेंगे। तो ओवरऑल जब हम देखते हैं तो हम बात करेंगे फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस में कांग्रेस किस वजह से जीती, क्या मेन रीजंस थे उसके, वोट परसेंटाइल क्या रहा, क्या प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस करी, किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज और निकल के सामने आती हैं, क्या रीज़न रहा कि 3 मेजर जो हमारे मेन 3 इलेक्शंस थे, फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस थे, उनमें लगातार ही क्यों कांग्रेस जीतती चली गई, ये रीजंस क्या थे, कांग्रेस डोमिनेंस जो रहा 15 सालों तक, उसके रीजंस क्या थे, कॉजेस क्या थे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, किस तरह से रिजल्ट आए उन सारी चीज़ों का। तो इन सभी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे अगर हम स्वतंत्रता पार्टी की बात करते हैं तो स्वतंत्रता पार्टी क्या है, स्वतंत्रता पार्टी जो है दैट वाज फॉर्म्ड इन अगस्त 1959। द पार्टी वॉज लेड बाय ओल्ड कांग्रेस लीडर्स। कौन कौन, जो मेन कांग्रेस के थे लीडर्स थे, सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी, एन डी गंगा एंड मीनो मासानी, ये मेन जो कांग्रेस के बहुत पुराने लीडर्स थे जिन्होंने कि कांग्रेस का साथ छोड़कर क्या करा, अपनी अलग स्वतंत्रता पार्टी बना ली। Now the party was critical of the development strategies and state intervention in the economy and centralized planning, nationalization and the public sector. It instead favored expansion of free private sector. अब हमने क्या मिक्स्ड पॉलिसी रखी थी, हमारे यहाँ सोशलिज्म भी था, हम बात कर चुके हैं इसके बारे में पुराने बुक में, रिपीट करती हूँ, हमारे यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी है। When we got independent, जब 2 मेन इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, क्या क्या थी, कैपिटलिज्म थी, यूएसए जो फॉलो कर रहा है, और सोशलिज्म था जो यूएसएसआर फॉलो कर रहा है। हमने दोनों का मिक्सचर रखा, मिक्स्ड इकोनॉमी रखी। इसीलिए आप देखते हो हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, हमारे यहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, और जो लेबर लॉज हमारे यहाँ बने हुए हैं, इवन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को भी उन बेसिक नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता है जो कि गवर्नमेंट ने सेट किए हैं। अब इसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे। रीजंस क्या थे इसके पीछे, इंडिया जो है वो बहुत ही गरीब कंट्री था। तो अगर हम मतलब जहाँ पर हम कहते हैं हमारा 85% लोग जो थे वो गरीबी रेखा से काफ़ी नीचे थे, तो अगर हम उनको छोड़ देते हैं और प्योर कैपिटलाइजेशन ऑप्ट कर लेते तो क्या होता, प्योर कैपिटलाइजेशन अगर हम लोग ऑप्ट कर लेते तो उन लोगों का डेवलपमेंट उस स्केल तक नहीं हो पाता जो आज तक हुआ। सोशलिज्म पूरा हम ऑप्ट कर नहीं सकते थे, क्यों, क्योंकि एक तो हमारे पास इतने एसेट्स नहीं थे, दूसरा हम यूएसएसआर में देखते हैं कि प्रॉब्लम्स आने लग गई थी। तो ये इस वजह से हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाना ज़्यादा ठीक समझा कि प्राइवेटाइजेशन ऑप्ट करना हमारे लिए ज़रूरी था, क्योंकि जितना ज़्यादा हार्डवर्क हम शो करेंगे डेवलपमेंट करना था, हम तो 0 लेवल पे खड़े थे। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हम लोग कहाँ थे, हम 0 लेवल पे खड़े थे, बिल्कुल वहाँ से हमें आगे बढ़ना था। यही हम देखते हैं सेकेंड जो मेन पार्टी और निकल कर आई वो थी भारतीय जनसंघ, आज की बीजेपी। भारतीय जनसंघ वॉज फॉर्म इन 1951। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है वो फाउंडर प्रेसिडेंट थे इसके। इट एम्फसाइज्ड द आइडिया ऑफ वन कंट्री, वन कल्चर, वन नेशन एंड बिलीव्ड दैट द कंट्री could become modern, progressive and strong to the basis of Indian culture and tradition। ये एक सिंगल पार्टी ऐसी थी जिसने 2 नेशन थ्योरी का हमेशा विरोध करा। उस वक्त पार्टी नहीं थी, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी एज अ रिप्रेजेंटेटिव थे, इन्होंने हमेशा ही मना किया इसके लिए बंटने के लिए, और फिर इन लोगों ने बोला कि वन कंट्री, वन कल्चर, वन ट्रेडिशन होना चाहिए। इनका मानना था कि हिंदुइज्म के आइडियोलॉजी को आगे हम लेके चले, क्योंकि हम जितना ज़्यादा अपनी रूट से जुड़े रहेंगे उतना ज़्यादा
हमारी कंट्री प्रोग्रेस करेगी, ऐसा इन लोगों का सोचना था। तो बाकी डिटेल में हम करेंगे इसके बारे में बात। एक और इम्पोर्टेंट पार्टी निकल के आती है CPI हमारी, और दो और सोशलिस्ट पार्टी, ये दो और इम्पोर्टेंट पार्टी, बाकी छोटी मोटी पार्टियों के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। सो ये रफ स्ट्रक्चर है इस चैप्टर का। इन सब चीज़ों के बारे में अब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे।